हफीज का बच्चा दिखता नहीं है क्या? हफीज का बच्चा तो तू है, तुमको नहीं दिखता है। ओए मुझे हफीज का बच्चा मुझे हाथ लगाता है। हाँ लगाता हूँ मैं तुझे। हफीज का बच्चा बोलता है। चल तेरे को देखता हूँ मैं। मर गए साहब। क्या करते? हेलो मिस्टर केडी पाठक, मैं इंडियन एम्बेसी से राव बोल रहा हूँ। हाँ राव साहब बोलिए। मिस्टर केडी पाठक, इंडियन इंटेलिजेंस को एक खास काम के लिए आपकी जरूरत है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। राव साहब मैं एक वकील हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें एक होनहार वकील की जरूरत है। एक केस लड़ना होगा आपको, भारत से बहुत दूर मुल्किस्तान में। मुल्किस्तान में? वहाँ क्यों? केस की पूरी जानकारी भिजवा दी गई है, वो आप तक पहुंचती होगी। मिस्टर पाठक, देश का भरोसा और उम्मीद अब आप पर है। ऑल द बेस्ट। जी। मिस्टर केडी, अब तक तो आपको पता लग गया है कि केस को लड़ने के लिए आपको मुल्किस्तान जाना है। जी मिस्टर राव का फोन आया था, कह रहे थे कि इसकी सारी जानकारी आपसे मिलेगी। ये रही इस केस की सारी जानकारी। ये लड़की आपके क्लाइंट सुनैना शर्मा, हमारी इंटेलिजेंस की सबसे बेहतरीन जासूस। आपको इसी की तरफ से केस लड़ना है। केस के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। मुल्किस्तान में हक्मी परिवार काफी रईस और सफल व्यापारी है। हींग, किशमिश, ऊनी कपड़े, ये सारी चीजें वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ भी परिवार और व्यापार फरजाम हक चलाता है। उसका एक खास नेचर मैं आपको बता दूं, काफी शौकीन और अय्याश टाइप का आदमी है। आज से ठीक 3 महीने पहले हमारी इंटेलिजेंस टीम को यह खबर मिली थी कि फरजाम भारत में हमले के लिए पैसे डाल रहा है, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसकी सही जानकारी के लिए हमें जरूरत थी एक काबिल जासूस की। तो हमारी नजर में सुनैना से बेहतर कोई और नहीं था। तो सुनैना अपना नाम बदलकर गुलनाज के नाम से फरजान के घर में नौकरानी का काम करने लगी। मिस्टर केडी, परसों तक तो हमारा मिशन बिल्कुल सही चल रहा था। पता नहीं कैसे एकाएक फरजाम का खून हो गया। उस खून के इल्जाम में गुलनाज पकड़ी गई। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गुलनाज को कोई फंसा रहा है। मिस्टर पाठक, हमारी मुश्किल यह है कि भारत सरकार इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस में भेदी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, भारत सरकार का उनसे कोई भी ताल्लुकात नहीं होता, न बताने के लिए और न जताने के लिए। और रूल नंबर 2, भेदी की मौत तक भी भेदी का भेद नहीं खुल सकता।
यहाँ तक कि उसके अपनी माँ बाप के सामने भी। और मिस्टर केडी, हमें जरूरत है कि उसकी पहचान छुपाए रखकर उसको बचाना। और यह काम सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी बेहतरीन और काबिल जासूस को खोना नहीं चाहते। आपके और आपके असिस्टेंट की कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट बुकड है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, हमें किसी भी कीमत पर 24 घंटे के अंदर उसे बचाना है, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। ये अदालत किसी खास जिले या शहर के दायरे में नहीं आता। इसके अपने अलग ही नियम और कानून होते हैं और आपको उनके ही नियमों के हिसाब से केस को लड़ना होगा। वहां जाने के बाद कुछ चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। उस अदालत की एग्जैक्ट लोकेशन हमें अभी तक पता नहीं चल सकी है, इसलिए अदालत कहां है ये आपको खुद ढूंढना है और वहां तक जाने का रास्ता भी। और हाँ, एक बात का ख्याल आप जरूर रखिएगा कि सुनैना की असलियत किसी भी कीमत पर खुलनी नहीं चाहिए। एक और आखिरी बात, वहां पहुंचने के बाद आप किसी भी वजह से हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकते और नहीं अपने लिंक दिखा सकते। ओके। अरे सुनिए ना, आपको पता है अदालत यहाँ कहाँ है? अरे यहाँ कहाँ हो सकता है? अरे पता तो होगा आपको। अरे आप तो यहाँ के रहने वाले। क्या हुआ, नहीं बताया? सो कोई भी अदालत के बारे में बताने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बच्चा देख रहा है? हाँ सर। वो बताएगा। ठीक है सर, पूछता हूँ। और ऐसे नहीं बताएगा। फिर कैसे बताएगा सर? जा। ओ बच्चे मेरी बात सुनो। बच्चे, यहाँ पे अदालत कहाँ है? कल दुकान के बाहर बात करता था, 4 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, गवाह है हमारे पास। वो काली मेरे को मेरी बहन के बारे में पूछी और मैं बता रहा था कि आज बात करता है, कल को हाथ पकड़ेगा। हमारे मुल्क को नापाक करता है ऐसा शख्स। नहीं साहब, कुछ नहीं किया, मुझे माफ करना। ओए, माफी खुदा के दरबार में मांगना, यहाँ से सजा दी जाती है। जाओ इसे। को बुलाया जाए।
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये लड़की फरजाम हकामी के घर पर काम करती थी और इसने उनका चाकू से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसे बेड़ियों से जकड़कर घसीटते हुए सड़क पर ले जाया जाए। अब पत्थरों से। एक मिनट जैसा एक आपके फैसले के बीच मुझे बोलने का हक तो है नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप फैसला सुनाएं उससे पहले इस लड़की के पक्ष में जो दलील है वो सुन लें। तो कौन है तुम और किधर से आए? योर ऑनर, मेरा नाम केडी पाठक है। मैं एक वकील हूँ, भारत से आया हूँ और इस लड़की का केस लड़ना चाहता हूँ। ओए, ओनर अपने घर में रखो। भारत से आया, भारत से केस लड़ेगा? अरे हम केस समझ चुका है, पूरा केस समझ चुका है। तुम जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, इधर अपना वक्त खराब मत करो। लेकिन जज साहब, मेरी दो बातें तो सुन लीजिए। नहीं मानेगा, उठा के बाहर फेंको से। ओए, वो अंदर कैसे घुस कर आया था? सारा मुंह का जायका खराब कर दिया। ओए, तुम सब जाओ, जाओ यहाँ से। और इसको भी लिख के जाओ। इसका फैसला हम कल करेगा, कल ले जाओ इसको। सच हम यहाँ आ गए। अब तक तो वो लोग बंदूक लेकर हमें ढूंढने निकल गए होंगे और जज साहब हमें खुद धमकी दे रहे थे। अनंत कह रहा था कि यहाँ इन लोगों के अपने ही तौर तरीके हैं, अपना ही कानून। सब तक तो उन्होंने गुलनाज का फैसला भी सुना दिया होगा। अब क्या करेंगे हम? चलो तुम, कौन है तुम लोग? छोड़ो, हमारे भाई का साथ तो किया, उसको माफी तुम्हें नहीं मिलेगा। रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। चलो भागो यहां से, भागो भागो, खोल इसे। ओह, ओह। कौन लोग था? कौन लोग था? जज साहब, अरे हमारे हाथ में बंदूक होता ना, साले को गोली मार देते हम। वो तुम लोग वही हो ना, केडी पाठक? एक बात हमारी समझ में नहीं आया। तुम जैसा पढ़ा लिखा वकील हमारे मुल्किस्तान में एक मामूली से नौकर को बचाने के लिए आया, क्यों? एक भाई के लिए जनाब, ये बहरांग है, गुलनाज का बड़ा भाई। भाई? ये हमारे यहाँ चादर, शॉल इत्यादि बेचता है। जब इसे अपनी बहन के बारे में पता चला तो मेरे पास आया। रिश्तों में बहुत ताकत होती है जनाब। जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो मैं इसकी बहन को बचाने चला आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साबित किया जा रहा है वो एक तरफा है।
अगर आप मुझे एक मौका दें गुलनाज की कहानी सुनाने का, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे बेगुनाह साबित कर दूंगा। क्या हुआ जनाब? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो इमरान के भाई और उसके चमचे ने आज हमारे ऊपर हमला किया। उसके भाई को हमने मौत की सजा सुनाई थी ना, उसका बदला लेने के लिए हम पर हमला किया। इत्तेफाक से अदालत से निकलते वक्त हमारे पास रिवॉल्वर नहीं थी, वरना खुदा की कसम उसको वहीं गोली से भून देता ही। आप फिक्र मत करो जनाब, मैं आज उसको खत्म कर दूंगा। रुक जाओ। गोली मारने के बाद उसकी नाक पर उंगली रख के देखना कि उसका सांस बाकी है या नहीं, जहन्नुम रसीद हुआ या नहीं। जी जनाब। जनाब आपके पास में बंदूक भी नहीं था, तो फिर आप बचकर कैसे आए? था एक फरिश्ता जिसने हमारा जान बचाया। कौन था वो? एक वकील जो हिंदुस्तान से हमारे मुल्क तक आया मुकदमा लड़ने के लिए। हिंदुस्तान से यहाँ तक? बड़ा अजीब बंदा है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। खुदा उसकी मदद करे, सलामत रखे उसको। अगर आज वो ना होता तो हम तुम्हारे सामने जिंदा नहीं बैठा होता। हम दुआ करेगा खुदा हर कदम पर उसकी मदद करे। खामोश! ओए मुंसिफ आजम, फैसला सुनाओ जल्दी जल्दी, ताकि शैतान को खत्म कर दे। नहीं रुकिए ना, इतनी जल्दी क्या है? तो तुम फिर आ गया? हाँ, मैं वो जज से। ओए इसको बाहर ले जाओ, इसको बाहर ले जाकर फेंको। ओए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये भारत से आया इस लड़की का जान बचाने का, और वो जो उसके साथ में खड़ा है ना लड़का, वो इसका भाई है। और कल ये इसने भी हमारा जान बचाया था। कसम है खुदा का, मन करता है इसको एक और मौका दिया जाए। ओए अब कुछ बेस नहीं होगा, ले जाओ इसको और गोली से उड़ा दो। खाने दो इसका गोश्त शहबाज को। नहीं, वो तो खा ही लेंगे, लेकिन देखिए अल्लाह भी अपने बंदे को एक आखिरी मौका देता है। आप भी अगर मुझे एक आखिरी, बाकी अदालत आपकी है, कानून आपका है, मर्जी आपकी। कार्रवाई खत्म हो चुकी, फिर भी हम तुमको 20 मिनट देता है। इस 20 मिनट के अंदर तुम कोई गवाह, कोई सबूत या ये साबित करो कि ये लड़की बेकसूर है, तो फिर हम सोचेंगे। जी मंजूर है। अभी सब लोग बैठो, बैठ जाओ, बैठो। गुलनाज, घबराओ मत। जनाब को बताओ कि कत्ल के समय तुम कहाँ थी। गुलनाज, खून के समय तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? अगर ये लड़की बेकसूर है, इसे कत्ल नहीं किया, तो ये चिल्ला चिल्लाकर अपना बेगुनाही का सबूत देती। केडी साहब अपना भी वक्त जाया करता है और हमारा भी वक्त जाया करता है। जाओ अपना मुल्क में जाओ, उधर वकीली दिखाओ। मैं आपके पहले गवाह से कुछ सवाल करना चाहूंगा। ओ वकील,
जो कुछ पूछना है जल्दी जल्दी पूछो। हमको इस लड़की का कत्ल करके ही चैन मिलेगा। जी सब जल्दी जल्दी पूछता हूँ। तो ये हकामी साहब जो हैं वो आपको कैसे पुकारते हैं? वो क्या बोल के बुलाता था? वो कितना अहमक सवाल पूछते हैं तुम हमसे। कोई हम चाचा है तो हमको चाचा ही बोलेगा, चूचू नहीं। हाँ, चाचा ही तो बोलेगा। तो चाचा जी ये बताइए कि हकामी साहब के साथ एक दिन में कितनी बार आपकी मुलाकात होती है? कैसा अजीब बात पूछता है। एक घर में रहता है, कितना बार मिलता है, कितना बार नहीं मिलता है, उसका हिसाब किताब रखेगा। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। ये बताइए कि आपने देखा था खून होते हुए? देखा, आपने कहा कि आपने देखा था। अरे भैया, हम खून होते हुए देखा, करबला का जमीन नहीं देखा। वो ये लड़की वो हमारी आंखों के सामने, वो हम अपनी आंखों से देखा, कसम खुदा का। आपने अपनी आंखों से इस लड़की को आपके भतीजे के सीने में छुरा घोंपते हुए देखा। तो क्या खून के समय, खून के वक्त क्या पहना हुआ था खूनी ने? तुम लोग क्या पहनते हैं? वो बुर्का पहना था। बुर्का में था। तो जिस औरत ने हत्या की या जिस व्यक्ति ने, आपने देख के ही, बुर्के को देख के अंदाजा लगा लिया कि वो गुलनाज ही, क्योंकि इनका चेहरा तो दिखा नहीं होगा ना आपको बुर्के, अंदाजा है आपको। अंदाजा कैसे बात करता है तुम? नहीं तो पहचाना कैसे आपने कि वो अरे औरत को पहचानने के लिए हमको देखने का जरूरत नहीं है, उसका हाथ का अंगूठी देखकर हम पहचान लिया। अच्छा, उसका हाथ की अंगूठी को देखकर आपने इसे पहचाना। तो खून होते हुए देखा आपने, तो कहाँ से देख रहे थे आप खून होते हुए? हम अपना घर का दहलीज के बाहर से देखा। तो जहाँ खून हो रहा था, चाकू घोंपा जा रहा था, और जहाँ आप खड़े थे कितना फासला था? ये कोई 10 फीट? 10 फीट दूरी पर आप थे। और रोशनी कितनी थी वहाँ? वही रोजाना जैसे रहता है वैसे ही था। वो कमरे में बल्ब चलता था। तो वो जो गलियारे में बल्ब थी, वो कितने वाट की थी बल्ब? वो हमको क्या मालूम कितने वाट की थी। ओ बच्चा, वो कितने वाट का बल्ब थी? 100 वाट की। पर जुम्मे के बाद के दिन जब चाचू से घर पे लड़ाई हुई थी ना, तो फिर उन्होंने गोली मार के फोड़ दी थी। फिर से एक बार अब्बू ने फोड़ी थी, और फिर आखिर में 60 वाट की लगाई थी। 60 वाट की थी? 60 वाट। योर ऑनर, माफ करना जनाब, 70 साल के शख्स जिन्हें केवल एक ही आंख से दिखाई देता है, वो 10 मीटर की दूरी से 60 वाट की बल्ब की रोशनी में बुर्के के अंदर किसी औरत को छोटी सी अंगूठी को देखकर पहचान ले, ये बात जरा हजम नहीं। अजीब बात है ना? अजीब है। तुम हम पे शक करते हैं? ओ वकील, तुम हम पे शक करते हैं? हम तुमको अभी दिखाते। अभी तुमको यकीन हुआ? ओए वकील, तुम एक जंगी से बात करता है, एक जंगजू से बात करता है, एक फौजी से बात करता है, एक अफसर से बात करता है। क्षमा चाहता हूँ, और कोई शक था भी तो आपकी निशानीबाजी देख करके अब कोई शक नहीं रहा मेरे मन में। बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ये जो मेरे हाथों में अंगूठी है, ये चांदी की अंगूठी लाल पत्थर वाली, ये आपको नजर आ रही है वहाँ से? साफ साफ दिखता है, लाल पत्थर, बड़ा पत्थर। लाल पत्थर, बड़ा पत्थर। ये जनाब चांदी की नहीं, सोने की अंगूठी है, और जिस पत्थर को ये लाल कह रहे हैं वो पीला पत्थर है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निशानेबाजी करने में और बुर्के में किसी औरत को पहचानने में बहुत फर्क होता है। शायद इनसे वही भूल हुई होगी। आप बैठिए। जनाब, हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। सोचने वाली बात है कि ये कत्ल करके गुलनाज को क्या मिलता।
हम बताते हैं तुमको। एक तो तुम इतना देर से आया, अधूरी कहानी सुना और ऊपर से इतना शोर मचाता है। हम तुमको पूरी कहानी सुनाता है। हम नाजिया बीवी को भी बुलाता है। नाजिया बीवी को लेके आओ। आइए नाजिया बीवी, ये जनाब केडी हैं। इनको बताओ कि कत्ल होने के 2 दिन पहले घर में क्या क्या हुआ था। जनाब, फरजान साहब उस शाम बहुत गुस्से में थे। उन्होंने छोटी सी गलती के लिए गुलनाज को बहुत मारा और इस औरत ने उसका बदला लेना चाहा। लेना क्या चाहा? ले लिया। उसने अपने मालिक का कत्ल कर दिया और उसकी चश्मदीद गवाह है नाजिया बीबी। पूछो, क्या सवाल पूछना, पूछो इससे। कैसे पहचाना आपने इन्हें? हमने इसे भागते हुए देखा। ये बुर्की में थी, पर हमने इसके चाल से पहचान लिया कि ये वही है। चाल से मतलब? इसे जब मार पड़ी थी तो इसके पैर में बहुत चोट आई थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और जब हमने इसे खून कर कर भागते हुए देखा तब ये लंगड़ा रही थी। जनाब, अगर बुर्का पहन के लंगड़ाने से शक मेरी मुवक्किल पर आ जाता है तो ये तो खूनी के लिए बहुत ही आसान रास्ता रहा होगा। उसे पता रहा होगा इनके पैर में चोट के बारे में और बस वैसा ही उसने किया और फंसा दिया इन्हें। चलिए कोई बात नहीं, उस शाम जो हुआ वो ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ थी? आपने कहा आप बावर्ची खाने में थी। उसके कुछ देर बाद ही खून हुआ। कितने बज रहे थे तब? समय क्या हो रहा था? करीब 7। सारे मेहमान खाना खा के जा चुके थे और हम दोनों ने साथ में बर्तन साफ किए। हाँ, 7 बज रहे होंगे। 7 बजे होंगे। और फिर क्या हुआ? पर हाँ, इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। हमने इसे आराम करने के लिए कहा और ये भंडार खाने में चली गई। क्यों? भंडार खाने में क्यों? जनाब, नौकर को कमरा कहाँ मिलता है, ये भंडार खाने में ही रहती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? करीब 10 मिनट बाद हमने बाकी के बर्तन साफ किए और रसोई बंद करके जा ही रहे थे कि हमने चाचा जान की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं इसे लंगड़ा के भागते हुए देखा। जनाब, इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। नाजिया बीबी, तुम जा सकता है। शुक्रिया। हो गया जनाब। केडी। जनाब, ये क्या हो रहा है? वही गवाह, वही सबूत, वही सब बातें। अब इतना सब हो ही गया तो हकामी साहब के बेटे से भी पूछ लो। इजाजत है। बेटा आना, जरा इनसे बात करना। बताओ इनको आगे क्या क्या हुआ था, बताओ। मैंने इसको कत्ल करके भागते हुए देखा था। भागते हुए क्या, मैंने उसको पकड़ा भी, पर मुझे धकेल कर अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो कहाँ वो भंडार खाने? हाँ। तो इजाज बताओ कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि गुलनाज ही थी? क्योंकि इसके कपड़े से हींग की खुशबू आ रही थी और भंडार खाने में हम हींग रखते हैं ना, इसलिए हमेशा तेज हींग की खुशबू आती है। हींग की खुशबू सूंघी, देखा नहीं इनको तो। जनाब, अब तक कोई ऐसा गवाह नहीं है जिसने साफ साफ गुलनाज को कत्ल करते हुए देखा हो या ऐसे वहां से भागते हुए देखा। किसी ने दूर से अंगूठी को पहचानी या फिर किसी ने किसी को लंगड़ाते हुए देखा या फिर किसी ने हींग सूंघा। जनाब, इस सबूत के बिना पर हम गुलनाज को खूनी करार कैसे दे सकते हैं? कमाल है जनाब, सारा का सारा हकामी परिवार इस कत्ल का गवाह है, लेकिन तुम हो कि यकीन करने को तैयार ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे कसम खाया तुमने। ठीक है जाज़मिया, इनको एक बार दोबारा बताओ हुआ क्या था। ठीक है जाज़मिया, इनको एक बार दोबारा बताओ हुआ क्या था। जल्दी! ओए दरवाजा खोलो! ओए खोल!
ओए हमीश का औलाद, ओए खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो यार। ओए क्यों चुच्चा? ओए कौन अंदर है? ओए खोल दरवाजा। ओए खत्म कर दो इसको। इसने हमारी जान, हमारे भतीजे का कत्ल किया है। हाँ, मार डालो इसे, मार डालो। ओए खत्म कर दो इसको। नहीं चाचा, ओ इतनी आसानी से नहीं। वो इसको अदालत लेके जाएगा और सबके सामने इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा, और ताकि दोबारा ऐसा करने के बारे में कोई सोच न सके। मैं चला इसको। चलना लेके जाओ। सुन लिया, वो अंदर भागी, दरवाजा तोड़ा। यही औरत खून से लथपथ थी। अभी भी शक का गुंजाइश है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर ये भागना चाह रही थी तो ये घर के बाहर भागती, घर के अंदर क्यों भागी? कहाँ है दरवाजा बाहर जाने का? गलियारे की दूसरी तरफ। सोचने वाली बात है जनाब। गलियारे के उस तरफ दरवाजा था, तो अगर इसे भागना होता तो ये दरवाजे की तरफ भागती और बाहर भाग जाती। क्यों ये घर के अंदर भागी जहाँ सारे लोग थे, और इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? क्यों ये अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? जनाब आपका बात मान लिया कि गुलनाज कातिल नहीं है, तो कत्ल किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता कत्ल हुआ ही नहीं? खून हुआ है। खून किसने किया है ये पता लगाने के लिए मैं एक दिन की मोहलत चाहता हूँ। देखिए जनाब, अगर ऐसा नहीं किया तो एक बेगुनाह को न बचा पाओ, और एक बेगुनाह को सजा देने का गम हम जिंदगी भर उठाते रहेंगे। प्लीज। ओए चुप हो जाओ, बैठ जाओ। यहाँ फैसला हम करेगा। जो आदमी 20 मिनट के अंदर इतना कर सकता है तो उसको एक मौका और दिया जाए। जेडी, हम तुमको कल 4 बजे तक का टाइम देता है। अगर कल 4 बजे तक तुमने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया तो फिर हम पुराने सबूतों के बिना पर पुराना फैसला सुनाएगा। मंजूर? जी मंजूर है। तो फिर इस लड़की को कल तक काल कोठरी में रखा जाए। ले जाओ इसे। कुछ तो करना पड़ेगा वरुण, ठोस सबूत ढूंढने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर उसने ये खून किया नहीं तो चुप क्यों है? खून के समय कहाँ थी वो? मिलके पूछना पड़ेगा इससे। पर कैसे? पता नहीं, सोचता हूँ। एक और बात, हकामी परिवार के घर के बारे में, उनका जो स्टोर रूम है उसके बारे में सब कुछ पता लगा। सब वो लोग आसपास भी अगर हमें देखेंगे तो 1 सेकंड में गोली मार देंगे। कौन मदद करेगा हमारी? वो लड़की नाजिया मदद करेगी। तू घुस जा घर में। पर सर मैं अंदर जाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे खूनी अंदर गया था। कॉमन सेंस वरुण। सब के लिए जाने दो मुझे। नाज़ा बीबी, मेरी मदद करो। मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर मुझे किसी ने देख लिया कि मैं किसी अनजान आदमी से बात भी कर रही हूँ
तो हम दोनों को मार देंगे। यहाँ चारों तरफ दुश्मन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं 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 नाज़ा बीबी, ऐसा मत बोलो। सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। नाज़ा बीबी, अपनी दोस्त को बचाने के लिए भी नहीं। सुनैना, मेरा नाम केटी पाठक है। मुझे हिंदुस्तान से भेजा गया है तुम्हें बचाने के लिए। मैं जानता हूं तुमने किसी का खून नहीं किया, निर्दोष हो तुम। मुझे बताओ कि खून के वक्त कहाँ थी तुम? मैं घर के बाहर बाग में थी। बाग में क्या कर रही थी? मैं हर शाम को बाग में जाती थी और यहाँ की सारी जानकारी इंटेलिजेंस टीम तक पहुँचाती थी। अब ये तो मैं किसी हाल में भी नहीं बता सकती और इस खून के आरोप का विरोध भी नहीं कर सकती। वो तो मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ कि दरवाजे से तुम कमरे के भीतर गई, कमरे के बाहर कैसे गई थी? उसी खिड़की से बाहर गई थी। क्या हुआ था उस शाम? पता नहीं, मैं वाकई में नहीं जानती। उस खून के बारे में मैं वाकई में कुछ नहीं जानती। उस दिन वैसे भी घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और मेरा ध्यान बस उस जानकारी को भिजवाने में ही लगा हुआ था। सरदर्द के बहाने मैं कमरे में गई, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। अपना बुर्खा उतार कर तुम बाहर गई थी? बुर्खा उतार के इसलिए गई थी क्योंकि अगर एक भी दाग गलती से भी लग जाता तो कोई भी पूछ लेता, इसलिए मैं हर बार बुर्खा अंदर रखकर ही बाहर जाती थी। मैं अपना काम ही कर रही थी कि अचानक से मैंने उसी खिड़की में से किसी को बाहर निकलते हुए देखा और बस कुछ ही पल भर में वो परछाई अंधेरे में कहीं खो गई। फिर मैंने दरवाजे पे शोर सुना तो मैं भाग के अंदर आई, बुर्का पहना फिर उन्हें वो चाकू कमरे के अंदर ही मिला। आपने किसी को खिड़की से कूदते हुए देखा था, किसी को अंदर जाते हुए देखा था? नहीं, दरवाजा तो बंद था और मैं खिड़की के बाहर। मैं 2 महीनों से फरजाम हकामी पर नजर रखे हुई थी। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि हमारे मुल्क के दुश्मनों को हथियार और योजनाओं के लिए हकामी के व्यापार से ही पैसे दिए जाते हैं।
पर उसे पकड़ने के लिए मैं कोई पुख्ता सबूत और सही मौके के इंतजार में थी। अरे देखो, काल कोठरी में विलाप हो रहा है। अरे ये तो वही वकील है। यकीन नहीं आता कि बकरा अपनी गर्दन खुद कसाई के हाथ में देने आ गया। क्या बात है, आज हलाल खाएंगे। वकील, तू तो गया। मारो, मार डालो इसे, पर याद रखना मेरा भाई जानता है कि ये वकील मुझसे मिलने आया था और उसे पता चल जाएगा कि तुम सब ने मिलकर इसका कत्ल किया है। मार डालो इसे। ठीक कह रही है जनाबी। अगर हमने इसे मार दिया तो हम भी शक के घेरे में आ जाएंगे। इसे नहीं तो इन दोनों को ही खत्म कर डालते हैं। इसे भी और इसके भाई को भी। सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। चलो, ले चलो इसको। वो हमारा आँख ने जो देखा वो सही है? वला आलम, आजकल हमारा आँख क्या क्या देखते। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बच गए। खून यहाँ हुआ था। वही नाज़िया भी, वो इधर क्या करती है तू? जी, मैं वो कमरा साफ करने आई थी। तो जब जनाब ही नहीं रहे तो कमरा काहे को साफ करती? क्यों अपना वक्त बर्बाद करती? तो भूख से हमारा जान जा रही है। जाओ हमारे लिए दस्तरखान बिछाओ। जी। सुनो, तुम घर में बुर्का पहन के क्यों घूमती है? वो हम तेल लाने बाहर गए थे और सीधे यहाँ आ गए। दिमाग से निकल गया। वो ये अदालत के चक्कर में सबका दिमाग खराब हो गया। तो कल फिर सुबह अदालत जाना है। और तुम नाज़िया बीबी जाओ, हमारे लिए दस्तरखान बिछाओ। अब चलिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। जल्दी आओ, हमको भूख लगी है। अब बहुत हो गया। सहेली की खातिर हमने अपनी जान चौकी में डाल दी। इसे गंवाने की हिम्मत नहीं है हमें। अब आप चली जाइए, नहीं तो ये लोग हम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। मेहरबानी कीजिए और चली जाइए यहाँ से।
बहुत मजा आया, पूरा जश्न देखा हमने। जश्न में कितना मजा आया। मुल्ला किधर गई? या अल्लाह के दी भाग गई। यही कहीं होगी, यही कहीं होगी, ढूंढो उसे। चलो मुल्ला, तुम यहाँ से कैसे भागोगे हमसे? मुल्ला, हमसे भाग के यहाँ से जाओगी कहाँ? हाँ? भागेगी? बता कहाँ तक भागेगी? छोड़ दो मुझे। क्या करता? ले चल अंदर। चल 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 चल, जाने दो मुझे। चल। अगर इन्होंने इसे फाइल देते हुए देख लिया तो ये लोग इसे भी मार देंगे। मैं ही फाइल लेके भागता हूँ। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। अरे ओए कभी का बच्चा रुक, ओए रुक रुक। उधर कोई बच्चों के साथ ही खेलते रहेंगे या बड़ों के साथ भी खेलेंगे? तो चुप बैठ और अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तेरे मुंह में कपड़ा ठोस देंगे। हाँ? क्यों? डरते हैं क्या आपके जनाब? या खुद पर यकीन नहीं है आपको? खेलिए ना, एक आध हाथ हमारे साथ भी खेलिए। अगर मैं जीत गया तो छोड़ देना, अगर हार गया तो आज नहीं तो कल मारना ही है मुझे। हा? जनाब, आप इसकी बातों में ना आए। ये बहुत ही शातिर इंसान है, ये आपको उलझा रहा है। चुप। हमारे फैसले हम खुद करेंगे। आओ। बैठ जा। जान की बाजी से कम नहीं होगा।
एक ही असूल होगा, एक की जान जाएगी और दूसरा यहां से जाएगा। मंजूर। लियाकत, तुम शुरुआत करोगे। जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? ये लो, पिस्तौल चलाने तो आती है ना? एक गोली 5 बारी। देखते हैं किस्मत किसका साथ देता है। पता नहीं इस चेंबर में गोली है या नहीं। अगर नहीं तो बच गए, अगर है तो गए। बंदूक के नीचे हो जाए तो अच्छा है। शुक्रिया। आप लोग ताश में लगे रहिए, आपके जनाब और मैं जरा खुली हवा की सैर करके आते हैं। चलिए। क्या हो गया तुझे? ठीक तो है? तो सर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आ रहा हूँ। 2 लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए सर। से हम कहाँ आ गए सर? अब तो जान पे आ गई है। काम तो काम होता है और करना पड़ता ही है। पता चला है कि सुनैना और गुलनाज खून के समय बागीचे में थी। सब तब तो आसान है। अगर ये बात कल अदालत में साबित होगी तो नहीं बता सकते। वो बागीचे में बैठकर हिंदुस्तान की टीम को जानकारी दे रही थी। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए वरना समझ गया सर, वरना हमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अब क्या करें सर? सुनैना को बचाने के लिए एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी। समझाता हूँ। तो पहले बता, तूने क्या जानकारी हासिल की? क्या पता चला तुझे? हाँ सर, उनके व्यापार का हिसाब पूरा खाता है सर, पर अजीब सा है सर, कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ तस्वीरें हैं सर, ये देखिए। भंडार खाना और फरजाम का कमरा। पाकिस्तान में जो दूतावास है, क्या वहाँ से कोई खबर नहीं आई? अभी तक कोई खबर नहीं आई है सर। मैं जानना चाहता हूँ कि आज अदालत में क्या हुआ। माफ़ी चाहता हूँ सर, उन्हें तो कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानते कि वो अदालत की कार्रवाई कहाँ हो रही है। पर सर, केडी ने उस जगह का पता लगा लिया है। इतना ही नहीं, वो भीड़ को मना लिया और सुनैना का केस भी लड़ रहा है। ये साबित करो कि ये लड़की बेकसूर है। जी मंजूर है। हमें पता नहीं केडी और उसका सहायक कहाँ है। सर, हमारे किसी भी खबरी के पास केडी की कोई सूचना नहीं है सर। कहीं केडी पकड़ा तो नहीं गया? मुल्किस्तान में पकड़े जाने का मतलब सिर्फ मौत होती है। कहीं केडी को हमने वहाँ भेजकर कोई गलती तो नहीं कर दी? सर, एक और खतरा है जिसे शायद हम भूल रहे हैं। सर, केडी सुनैना के बारे में सब कुछ जानता है और उन लोगों ने केडी से सब कुछ उगलवा लिया तो? मुझे अनंत से रिपोर्ट मिली है। केडी इस केस की संवेदनशीलता को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। वो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। सर, उनको केडी पर पहले से ही शक हो गया था। आप तो जानते ही हैं कि वो लोग कितने निर्दयी हैं। तुम केडी पाठक को अच्छी तरह से नहीं जानते।
शारीरिक यातनाएं मानसिक रूप से उसको नहीं तोड़ सकती। अगर वो उनके चंगुल में फंस भी गया तो बाहर निकलने का रास्ता वो खुद ब खुद ढूंढ लेगा। मेरी राय है कि हमें केडी की सूचना का इंतजार करना चाहिए। अरे हाँ, सुनैना के पास एक यंत्र था सूचना भेजने वाला, वो कहाँ है? सर, उसके सिग्नल हमें हकामी के घर से मिल रहे हैं। लगता है सुनैना ने उस यंत्र को वहीं कहीं छिपा दिया है। किसी भी कीमत में वो यंत्र उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना वो सुनैना के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। सर क्या सोच? इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका है। प्रारंभ से लेकर अब तक घटनाओं का पुनः अवलोकन करना पड़ेगा हमें। सर मुझे तो इस केस के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस में इतने सारे लोग हैं और सबका बयान एक दूसरे से अलग। किसी ने वो अंगूठी देखी, उस्ताद का अंगूठी देखकर अब बेटर, तो किसी को वो हींग की सुगंध आई। इसके कपड़े से हींग की खुशबू आ रही थी। तो उस वक्त घर में इतने सारे लोग थे पर कोई भी हमें सही जानकारी नहीं दे रहा। इसी का फायदा खूनी उठा रहा है। खूनी है तो हकामी परिवार के सदस्यों में से ही कोई एक। घटनाक्रम पर ध्यान देंगे तो संभवतः कहीं ना कहीं से कोई सुराग निकलेगा। सर वो फजाम हकामी परिवार का मुखिया था। एक भारतीय गुप्तचर हकामी परिवार में नौकरानी बनकर रह रही थी। उस पर हत्या का आरोप लगाकर उसे पकड़ा जाता है। हत्या का कारण कि फरजाम ने उसे 2 दिन पहले पीटा था और इसी बदनामी को धोने के लिए उसने फरजाम की हत्या की। घर के अन्य सदस्यों के पास साक्ष्य है जो ये संकेत देते हैं कि वही हत्यारिन है, किंतु हम जानते हैं कि वो हत्यारिन नहीं है। सर सबसे पहले चाचा ने खूनी को देखा था, गुलनाज को नहीं। बुरखे में किसी महिला को देखा था, किसी औरत को देखा था, और देखा था तो केवल हाथ पर एक अंगूठी। हो सकता है गुलनाज के पास वैसी ही अंगूठी हो। कल अदालत में आपने चाचा जान को गलत साबित कर दिया। साहब की दलील बहुत दमदार थी। वापस आते हैं। हत्यारिन हत्या करने के बाद वहां से भागी और घर में देखती है दूसरी नौकरानी नाजिया, और वहां नाजिया को बुरखे में कोई दिखाई देता है या देती है, लंगड़ाते हो। फरजाम की पिटाई से गुलनाज की टांग में चोट लगी थी, इसीलिए वो लंगड़ा रही थी। एग्जैक्टली। नाजिया ने जिसे लंगड़ाते हुए देखा उसे ही गुलनाज समझ लिया, क्योंकि गुलनाज लंगड़ा रही थी। मेरा ऐसा मानना है कि हत्यारा जानता था कि गुलनाज लंगड़ा कर चल रही है, इसीलिए वो भी लंगड़ा कर चल रहा था, ये दर्शाने के लिए कि वो गुलनाज है। और फिर एजाज ने खूनी को पकड़ने की कोशिश की और खूनी से संघर्ष करते हुए उसे खूनी से हींग की खुशबू आई। सब गुलनाज जिस कमरे में रहती थी वहाँ हकामी परिवार हींग रखता था, इसीलिए अब एजाज को भी लगता है कि गुलनाज ही खूनी है। और फिर अरमागन जिसने दरवाज़ा तोड़ा और गुलनाज को खून से सने बुरखे के साथ पकड़ा। हाँ, लेकिन गुलनाज का कहना है कि जिस समय हत्या हुई वो बाग में थी, खुफिया जानकारी भेज रही थी बाहर। संभव है कि दरवाजे से अंदर गया हो और खिड़की से बाहर गया हो, ठीक उसी तरह जैसे गुलनाज आया जाया करती थी। बस खूनी दरवाजे से अंदर कैसे आ सकता है? दरवाजा तो गुलनाज ने खिड़की से कूदने से पहले बंद कर दिया था। ठीक से कुछ भी कहना कठिन है, पर तेरी ये जो खींची हुई तस्वीर है संकेत तो इसी प्रकार का दे रही। खैर, उसके बाद गुलनाज खिड़की से कमरे में वापस आई, अपना बुरखा पहना और ठीक उसी समय पकड़ी गई। सर खूनी का गुलनाज का भेष बदलकर फरजाम की हत्या करना हमें खूनी के बारे में 2 सुराग देता है। कैसे सुराग? एक तो ये कि वो गुलनाज के कमरे में बहुत आसानी से पहुंच सकता था, और दूसरा ये कि वो हकामी परिवार के घर से बहुत अच्छी तरह से परिचित था। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हत्यारा बाहर से नहीं आया था। हत्यारा
हकामी परिवार का ही कोई सदस्य है जिसके पास फरजान को मारने के लिए एक ठोस कारण था। पर सर, ये कारण क्या हो सकता है? उन्हें जो जानकारी एकत्रित की है, संभवतः उसी में हमें कोई ठोस कारण मिल जाए। सर, आपको क्या लगता है, क्या इत्तेफाक है या फिर खूनी ने जानबूझकर वही समय चुना जब गुलनाज खुफिया जानकारी के लिए अपने कमरे से बाहर जाती थी? ये इत्तेफाक नहीं है वरुण, सोची समझी साजिश है। सर, आपको लगता है कि खूनी गुलनाज के राज के बारे में जानता था? पता नहीं पर, लेकिन अगर हत्यारा गुलनाज का राज जानता है तो गुलनाज के साथ साथ हम दोनों भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। खैर, वो सब छोड़, इस समय तुझे एक अहम कार्य करना है। बताइए सर। सुन, इससे पहले कि तुम्हारा चालाकी तुम्हारा मौत का वजह बन जाए, ये बताओ कि वो वकील यहां क्यों आया था? चुप क्यों हो? बताओ, चुप क्यों हो? जवाब दो। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। एक बात याद रखना लड़की, हम गुनाहगार को कभी माफ नहीं करता है। और वो लड़का, वो शक्ल सूरत से तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं लगता। कौन हो तुम? क्या साजिश है तुम्हारी? क्यों किया तुम फरजान साहब का कत्ल? जवाब दो। तुम इस तरह नहीं समझोगी। रुक जाइए जनाब, अदालत ने कल तक का वक्त दिया था, और अगर आपने इसको खत्म कर दिया तो इल्जाम आप पर ही आ जाएगा। वैसे भी वो वकील हमारी गिरफ्त से भाग चुका है। हमें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। सर, बहुत बुरी खबर है। सर, सुनैना के यंत्र से रेडियो सिग्नल मिलना बंद हो गया है। सर, लगता है वो यंत्र किसी दुश्मन के हाथ लग गया है। अरे बेटी, ये क्या हुआ? तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहमान नवाजी की गई। क्या हुआ ये? देखो, अगर आइंदा किसी ने ये बदतमीजी की तो मैं उसको जंजीरों से जकड़ कर कोठरी में डाल देता हूं। चलिए, तुम शुरू हो जाओ। मुंसिफ साहब, आपने जो वक्त मुझे दिया था उसमें कुछ सवाल, कुछ जवाब ढूंढ लाया हूं मैं। सवालों से शुरू करता हूं। पहला सवाल ये है कि ये खून 2 दिन बाद क्यों हुआ? ये कैसा बेहुदा सवाल है? गुलनाज को बदला लेना था, उसने चाकू मारा और बदला ले लिया, बस। यही तो सवाल है कि चाकू मारा 2 दिन बाद क्यों? जिस दिन इन्हें मार पड़ी थी उस दिन भी बदला ले सकती थी, उसके अगले दिन 2 दिन बाद ही क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब नाजिया बीवी के पास होगा। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। नाजिया बीवी को बुलाया जाए।
राजा बीबी, बुर्का पहनकर खाना पकाना ये तकलीफ नहीं होती है आपको ऐसा करने में? जनाब, बुर्का हम बाहर जाते वक्त पहनते हैं, घर में नहीं। खून भी तो घर ही में हुआ था। उस रात घर की औरतें बुर्के में थीं या क्यों थीं? उस रात की बात और थी। बाहर से मेहमान आए हुए थे, इसलिए घर की औरतें बुर्के में थीं। जनाब, बात पे गौर किया जाए। उस रात घर की औरतें बुर्के में, और इसी का फायदा उठाया है खूनी ने। एक आखिरी सवाल, ये जो जूते आप पहनी हैं इस समय, इस वक्त, यही जूते आप घर में भी पहनती हैं? जी नहीं, ये तो हम बाहर निकलते वक्त पहनते हैं। घर में तो चप्पलें पहनते हैं। सारी औरतें घर में चप्पलें पहनती हैं? जी। मुंसिफ साहब, अब मेरा सवाल ये है कि इस समय गुलनाज ने जूते कैसे पहने हैं? ये भी घर में बाकी औरतों की तरह चप्पल पहनती होगी, ये घर में अपने कमरे में पकड़ी गई थी, तो जूते कब पहने इन्होंने? जेल में तो जूते बदल नहीं सकते, क्यों? अरे क्या बकवास हो रहा है? जहाँ तक हमको पता है ये कत्ल और खून का केस है, इधर जूते चप्पल पर बहस हो रही है। केडी, क्या हुआ? यही साबित करना चाहता हूँ मुंशी साहब की जिस शाम खून हुआ उस शाम मेरी मुवक्किल घर के अंदर नहीं थी, बाहर बाग। बाहर? किधर? क्यों? मैं घर के बाहर बाग में थी और यहाँ की सारी जानकारी इंटेलिजेंस टीम तक पहुँचाती थी। अब ये तो मैं किसी हाल में भी नहीं बता सकती। केडी, तो खामोश क्यों है? बोलो। मुंसिफ साहब, ये बाग में अपने भाई बहरंग से बात करने गई थी। इनके कमरे में हमें इनका मोबाइल फ़ोन मिला, एक ही नंबर है इस पर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये लीजिए, आप नंबर डायल करके चेक कर लें। ओए, तू हमारे घर में घुसा था? तेरी तो ओए, तू क्या कर रहा है? चल बैठ। जनाब, इसीलिए गुलनाज फोन छिपा कर रखती थी ताकि इसे मारना पड़े। क्या बकवास है जनाब? अगर गुलनाज बाहर थी तो दरवाजा तोड़ने पर वो अंदर कैसे पकड़ी गई? और खूनी बाहर कैसे गया? और खूनी बाहर गया समझ में आता है, गुलनाज फिर अंदर कैसे आ गई? खिड़की से जनाब। गुलनाज का बाग में जाना, फोन करने, शोर सुन के अंदर आना और खूनी का वहां से भागना, फरार होना, ये सब उस भंडार घर की खिड़की से हुआ है। अच्छा, इसलिए खिड़की खुली थी। वही तो मैं सोचूं, इतनी ठंड में इनको हवा की क्या जरूरत पड़ी? ये सबूत है मेरी बात का कि खिड़की खुली थी। जनाब, जो खून से लथपथ बुर्का था वो इस औरत ने पहना था, उसका कोई मतलब नहीं। बताता हूं, कमरे में अंधेरा था जनाब। ये शोर सुनकर अंदर आए, बाहर दरवाजा कोई खटखटा रहा था। खूनी वहीं बुर्का छोड़कर भागा था। अंधेरे में इन्हें दिखाई नहीं दिया कि बुर्के पर खून लगा हुआ है। दरवाजा खोलने के लिए इन्होंने बुर्का पहना और दरवाजा खोला, और खूनी इसका इंतजार कर रहा था। जनाब, खूनी को कैसे पता चला कि गुलनाज बुर्का उतार कर बाहर कब गई? उसने कमरे में क्या कैमरा लगाया था? जी नहीं, कैमरा नहीं लगाया था जनाब। खूनी वहीं मौजूद था उस कमरे में। इस हींग के डब्बे के पीछे छिपा हुआ। और जैसे कि हमारे गवाह इजाज ने बताया था कि खूनी से हींग की बू आ रही थी, वो इसीलिए। तुम्हारी बात मान भी ली कि वो कमरे में छुपा था,
तो क्या वो अंदर ख्वाब देख रहा था, मिन्नतें मांग रहा था कि वे बाहर कब जाएगी, हैं? और खूनी को कैसे पता नहीं था यार, कि मिन्नतें नहीं मांग रहा था, ख्वाब भी नहीं आ रहे थे। शातिर था ना खूनी। उसे पता था कि हर शाम को गुलनाज बाग में जाती है फोन करने, और इसी बात का फायदा उसने उठाया। पर जनाब, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि गुलनाज ने ये बात किसी को नहीं बताई, सबसे छुपा कर रखी। इतने अच्छे से छुपाई थी कि जब अदालत में उसकी जान पर बाढ़ आई तब भी उसने नहीं बताया। तो ये बात किसी को कैसे मालूम हुई? तो जानकारी थी जनाब, किसी और को जानकारी थी। और वो जिसे जानकारी थी, वो शख्स इस समय इस वक्त इसी अदालत में। आइए 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 आइए, अब बताइए राज़िया बीवी, ये हर शाम को बाहर जाती थी बाग में, इस बात की जानकारी आपको थी ना? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप कुछ नहीं जानती? कुछ नहीं। बताओ, क्या जानती हो? बताती हूँ, बताती हूँ। मुझे पता था, मैंने अक्सर इसे बाहर जाते हुए देखा। तो आपने इसे बाहर जाते हुए देखा, ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कहाँ जाती है? नहीं, पर इस बारे में मैंने इसे कभी कुछ पूछा नहीं। क्यों? क्यों नहीं पूछा? जनाब, कोई सुंदर जवान लड़की रात के अंधेरे में बिना बुर्के के बाहर जाती है तो इसका एक ही मतलब होता है। मुझे लगता था इसका कोई आशिक होगा जिसे ये रोज चुपके से मिलने जाती है। मुझे क्या पता था इसका भाई है, पर मैंने कोई खून नहीं किया। एक मिनट जनाब, मैं आप ही की बात दोहराता हूँ। आपने ही बोला था ना कि हर कत्ल के पीछे कोई मकसद होता है। अब नादिया बीवी का क्या मकसद है इस कत्ल के पीछे, जरा बताएंगे मेरे को? कोई मकसद नहीं था, कोई मकसद नहीं था, क्योंकि ये कत्ल इन्होंने किया ही नहीं। मैं समझाता हूँ। मुंसिफ साहब, कत्ल की वजह और असल कत्ल की पहचान इस फाइल में है। यह हकामी परिवार के कारोबार का हिसाब है। यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, खूब मुनाफा हो रहा था। कुछ 2 साल पहले की बात है कि काम बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं हो रहा था। ये देखिए, घाटे पे घाटा, नुकसान पे नुकसान। ये क्या है? ऑर्डर बढ़ते गए, पैसा आता गया, मुनाफा किधर? जी, और जैसा कि कागजों से पता चलता है, पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक होने लगा, वापस मुनाफा भी होने लगा। और इन कागजों के आखिर में एक कानूनी आदेश है मुंसिफ साहब, जिसमें यह लिखा हुआ कि हकामी कारोबार के पैसों पर उनके छोटे भाई अरबगम का कोई हक नहीं है। आइए आइए आइए। और तुम 2 कौड़ी का वकील, तुम मुझ पे उंगली उठाता है, मुझ पे, और तुम्हारी हैसियत क्या है? ये आपके बड़े भाई फरजान हकामी साहब ने आपको अपने कारोबार से बेदखल किया था और अदालत से आदेश भी लाए थे। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? पागल था मेरा भाई, पागल। सारा पैसा अपने जुए और शराब में लुटा देना चाहता था, और मैंने उसको मना किया, मना। उसने मुझे बेदखल कर दिया। उसने ऐसा किया। आपकी नियत, आपका ईमान अगर साफ होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है मुंसिफ साहब कि हकामी परिवार का पैसा ये बाहर के मुल्कों में होने वाली हिंसक घटनाओं में डाल रहा है। जब
फरजान हकामी साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे तुरंत अपने कारोबार से बेदखल कर दिया और उसी बात का बदला इन्होंने अपने भाई से लिया। भाईजान, कोई कागजात क्या है? हमारा बात समझने में तुमको दिक्कत होता है, इसलिए अदालत की जबान में लिखवा कर भिजवाया। वो हम मजाक नहीं कर रहे, वो इसमें लिखा गया है। जो बात तुम हमारा नहीं मानता है वो आप अदालत के जबान से मानो। ओ भाई, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? वो क्यों कर रहा है ऐसा? जो कुछ तुम हमारा पीठ के पीछे कर रहा है ये उसका नतीजा है आरामगढ़। हमको सब पता चल गया कि हमारा पैसा कहाँ गायब हो रहा है। और वो गायब हो रहा है? वो तुम दोनों हाथों से पैसा लुटाता है और जुआ खेलता है, याशी करता है और हमसे पूछता पैसा कहाँ गया? कम से कम वतन के खिलाफ तो हमारा पैसा इस्तेमाल नहीं होता है, दहशतगर्दी फैलाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता है। अरे शर्म करो, ऐसा बात बोलने से पहले तुमको 10 बार सोचना पड़ता है। और तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? वो हम वतन के खिलाफ नहीं, वो वतन के लिए काम करता है। जो कानून की किताब में गुनाह है वो वतन के लिए सही कैसा हो सकता है? वो अभी हमें कोई समझ नहीं रहा है, पर आहिस्ता आहिस्ता सब समझेगा कि हम सही कर रहे हैं। समझेगा हम नहीं, समझेगा तुम। आज से हमारे कारोबार से तुमको एक ढीला भी नहीं मिलेगा। अगर तुमको पैसा चाहिए तो काम करो और कमाओ। वो हम काम करेगा? हाँ तुम करेगा, नहीं तो अपना इंतजाम खुद कर लेना। वो हमें धमकी देने का हैसियत नहीं है तुम्हारा, अपनी जुबान को लगाम दो। बड़े खैरात नहीं चाहिए तुम्हारा। रुको, अब मुफ्त में खैरात भी नसीब नहीं होगा तुमको। कल से कारोबार नहीं, सामान लादना और पहुंचाने का काम होगा तुम्हारा, समझा तुम? नाज़िया बीबी, आप बताइए मुझे साहब को कि जो गुलनाज का बाहर जाने का जो चक्कर था, इस बारे में आरमगम जी को कैसे पता चला? एक शाम छोटे साहब रसोई में आ गए, तब गुलनाज वहाँ नहीं थी। उन्होंने इसके बारे में पूछा तो मुझे बताना पड़ा। मुझे तो लगा था कि ये गुलनाज को बहुत मारेंगे, पर उन्होंने ये बात कभी छिड़ी ही नहीं। हाँ, क्योंकि उस रात इन्हें अपने बदले की पहली सीढ़ी नजर आ चुकी थी। अरमगम गुलनाज के आने के पहले से भंडार खाने में छुप के उसका इंतजार करता है। और गुलनाज के बाहर जाते ही अरमगम ने उसका बुर्खा पहन लिया और जाके अपने भाई की हत्या कर दी। बगीचे से भागने के बाद ये दरवाजे से वापस अंदर आए और ऐसा दिखाया जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं, और ऊपर से खुद कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर आए और गुलनाज को खूनी करार देकर पकड़ लिया। जासमिया, आपके चाचा जी के बदन से उस रात हिंग की बू आ रही थी या नहीं? हाँ, मैंने मारा अपने भाई को, मैंने मारा, मैंने खून किया अपने भाई का। चलो जाओ। मेरा भाई मेरे को नौकर बना के रखता था, मैं अपने मुल्क के लिए काम करता था और वो सारा पैसा अपना जुआ शराब में लुटा देना चाहता था। मैं अपने मुल्किस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना चाहता था, इसलिए मार डाला मैंने अपने भाई को। मुंशी साहब, एक बाले जुर्म कर चुके हैं। मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत गुलनाज को बाइज्जत दिया करती है और आरामगाह को कैद में रखने को हम सुलाती है। केडी पाठक, जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। अल्लाह हाफिज। अलविदा मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
भाई बहन को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे सहायक वरुण से तो मिल ही चुकी हो। जी। हे भगवान, मेरे यंत्र तो अभी भी उस घर में वहीं पे रह गए। अगर किसी के हाथ लग गए तो उन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो यंत्र हमारे पास है सुरक्षित, और उसका श्रेय जाता है मेरे सहायक वरुण को। बड़ी चतुराई से अपनी जान पे खेल के ये वो यंत्र वहां से निकाल कर। थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर एक दिन आप मेरी जान बचाएंगे ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैं 2 महीनों से उस घर में जो जानने की कोशिश कर रही थी उसका पता आपने बस एक रात में कैसे लगा लिया? तुम्हारा संदेह हमेशा फरजाम पर रहा, इसलिए अरमगम कभी संदेह के दायरे में आया ही नहीं। अब समझी। चले, 3 घंटे में मुंबई की फ्लाइट है। नहीं सर, इस मुल्क में मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं अरमागन की तरह जो हमले की योजना कर रहे हैं और उसमें पैसे भी डाल रहे हैं। इसलिए जरूरी है हमारी देश की सुरक्षा के लिए कि हम ऐसे लोगों को ढूंढकर बाहर निकालें, और अब यही मेरा अभियान है। समझता हूं मैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद।